मैं रिंकू कुमार केपीएस एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ आपको ये है सल्तनतकालीन भूमि व्यवस्था एवं सल्तनतकालीन भूमि व्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनतकालीन की जो भूमि व्यवस्था और राज्य व्यवस्था कैसे थी। अब सल्तनतकालीन में जो भूमि की व्यवस्था थी और राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सल्तनतकालीन की प्राप्ति दृष्टि से, ठीक है, सल्तनतकालीन की प्राप्ति दृष्टि से सल्तनत काल में निम्न तीन भागों में, ठीक है, निम्न तीन भागों में भूमि को बांटी थी। ठीक है, कितने भागों में? तीन भागों में। पहला जो भाग है आपका, पहला खालसा भूमि और दूसरा आपका इक्ता या अक्ता भूमि और तीसरा करमुक्त भूमि। ठीक है, क्योंकि तीन भागों में भूमि बांटी गई थी। ठीक है, इसमें आपका पहला जो भूमि है, पहली भूमि है खालसा भूमि, दूसरी भूमि इक्ता या अक्ता भूमि और तीसरी भूमि करमुक्त भूमि। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम आती है खालसा भूमि। ठीक, खालसा भूमि कैसी थी इसके बारे में सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एग्जाम में अक्सर इसके यहाँ से ज़्यादा भी सवाल पूछे जाते हैं। तो खालसा भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जो राज्य की, ठीक है, क्योंकि जो खालसा भूमि होती थी जो राज्य के अधीन होती थी और राज्य के अधीन के साथ साथ यह भूमि का जो हिस्सा होता था, यह भूमि जो होती थी, यह दिल्ली जो सुल्तान था, सल्तनतकालीन के सुल्तान थे, उनके राजकोष में जो भी भूमि के बारे में, जो भी भूमि की उपजाऊ या भूमि से जो कुछ लिया जाता था, तो यह भूमि ऐसी भूमि होती थी, यह राज्य के अधीन भूमि होती थी और ऐसी भूमि से प्राप्त संपूर्ण आय होती थी। मतलब इस भूमि से, जो खालसा भूमि ऐसी भूमि होती थी जो राज्य के संपूर्ण आय, ठीक है, जहाँ से खालसा भूमि से पैदावार करना या वहाँ से टैक्स लेना, जो उसकी संपूर्ण आय थी, किसी भी माध्यम से संपूर्ण आय थी, उस संपूर्ण आय को प्राप्त करते थे और सुल्तान के राजकोष में जमा किया जाता था। तो ऐसा कौन सी भूमि थी? खालसा भूमि। ठीक है, अब आती है इक्ता भूमि या अक्ता भूमि। ठीक है, दूसरी आती है अक्ता भूमि या इक्ता भूमि। यह ऐसी भूमि होती थी जिसका राजस्व, ठीक है, जिसका राजस्व तुर्क सरदारों, ठीक है, जिसका राजस्व तुर्क सरदार थे, उनका सैनिक व प्रशासनिक, ठीक है, सैनिक व प्रशासनिक सेवा प्रदान करने के बदले में आवंटित की जाती थी। मतलब ये ऐसी भूमि होती थी, अक्ता या इक्ता भूमि ऐसी भूमि होती थी जो तुर्क सरदार थे, जो तुर्क सरदार थे, सैनिक एवं प्रशासनिक के बदले में यह भूमि उनको बांटी जाती थी और उनको भूमि ये इसके बदले में दे जाती थी या आवंटित की जाती थी। तो ऐसे कैसी भूमि होती थी? अक्ता भूमि होती थी। ठीक है, अब आता है तीसरी भूमि, करमुक्त भूमि। तो करमुक्त भूमि कैसे होती थी? करमुक्त भूमि यह सुल्तान द्वारा मिल्क या इनाम, ठीक है, कर मुक्ति मतलब कर से नाम से यह पता है, कर मुक्त भूमि जिसका कोई कर जो किसका कर नहीं लिया था। तो ये ऐसी भूमि होती थी मोटे मोटे तौर पे कि जो सुल्तान के द्वारा भेंट की जाती थी, ठीक है, या तो किसी वजीर को या किसी मिल्क को या मिल्क या इनाम के बदले में, या जैसे कोई वजीर है, आपका काजी है, मुफ्ती है, जो भी अच्छा कार्य करता था, सुल्तान उसको मिल्क या इनाम के भेंट में भूमि देता था और वो भूमि कहलाती थी करमुक्त भूमि। ठीक, क्योंकि इसके बदले में प्रदान की गई वह भूमि धार्मिक सेवा के बदले में या इदराज भूमि, पेंशन के रूप में बदले में आदि शामिल थे और कुछ स्रोतों में पेंशन के रूप में प्रदान की भूमि को इनाम भूमि भी कहकर, क्योंकि इसका जो कार्य था करमुक्त भूमि, इसका नाम से पता पड़ रही है कि करमुक्त भूमि जिसका कोई कर ना हो। तो ये सुल्तान क्या करता था? सुल्तान जो कोई अच्छी धार्मिक सेवा, ठीक है, या धार्मिक सेवा के बदले में वक्फ भूमि और तुम्हारी इदराज भूमि मतलब पेंशन के रूप में प्रदान की जाती थी। और जो अच्छे कार्य करता था ये भेंट के या मिल्क के इनाम, भेंट मतलब इनाम के तौर पर, और मिल्क या भेंट के इनाम के तौर पर, या कोई अच्छा सेवा करता था सुल्तान के तौर पर, ये भूमि उसको दान दी जाती थी और दान देने के बाद में
क्या होता था कि इसमें भी दो प्रकार की मोटे तौर पर जो भूमि होती थी, मोटे तौर पर सततकालीन में संपूर्ण भूमि को दो भागों में, ठीक है, दो भागों में बांटा गया था, एक खराज भूमि तथा मवाद भूमि, ठीक है, दो भागों में। तो आपको लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से इसके बाद में खराज, खालसा भूमि, आक्ता एकता भूमि, कर मुक्ति भूमि, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है सततकालीन भूमि व्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था। इस वीडियो के माध्यम से ही मैं भूमि व्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आती है कि भूमि व्यवस्था, जिसमें राजस्व की प्राप्ति दृष्टि से सल्तनत काल में भूमि निम्न तीन भागों में, ठीक है, तीन भागों में। पहला भाग खालसा भूमि, दूसरा भाग अक्ता भूमि और तीसरा भाग कर्मक भूमि, ठीक है। कौन सा? कर्मक। यहां से जानकारी मिल गई आपको। अब खालसा भूमि क्या है, ठीक है। अब आता है पहला खालसा भूमि, ठीक है। यह राज्य के अधीन, मतलब राज्य के अंडर में अधीन भूमि होती थी, ठीक है। ये राज्य के अंडर में भूमि होती थी, राज्य के अधीन होती थी, ठीक। ऐसी भूमि से प्राप्त, ठीक है, ऐसी जो भूमि से प्राप्त संपूर्ण आय, ठीक है, जो खालसा भूमि से, क्योंकि तो राज्य के अधीन होती थी और उससे जो आय, जो संपूर्ण आय जो प्राप्त होता था वो सारा सुल्तान के राजकोष में, ठीक है, सुल्तान के राजकोष में जमा करा जाता था, ठीक है। तो वो कैसी भूमि होती? खालसा भूमि। यह राज्य के अधीन भूमि होती थी। ऐसी भूमि से प्राप्त संपूर्ण आय सुल्तान के राजकोष में जाती थी, ठीक। ये कौन सी भूमि होगी? खालसा भूमि। अब आता है आक्ता या एकता भूमि। यह कैसी भूमि होती थी? यह ऐसी भूमि थी जिसका राजस्व तुर्क सरदार, किसके में? तुर्क सरदारों को सैनिक, किसके बदले में? सैनिक और प्रशासनिक, ठीक है, सेवा प्रदान करने के बदले में आवंटित किया गया था। तो ये कैसी भूमि थी? आक्ता भूमि थी। मतलब इसका कहने क्या है कि ऐसी भूमि होती थी जो तुर्क सरदार थे, राजा से तुर्क सरदार थे, वो सेवा देते थे सैनिक या प्रशासन के बदले में, और उनको ये भूमि दी जाती थी, और मतलब भूमि दी जाती है, आवंटन की जाती थी। तो ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं? आक्ता भूमि और या एकता भूमि, ठीक है। तो आपके लिए मैं बताया। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि खालसा भूमि क्या थी, ठीक है, एकता आक्ता भूमि क्या थी और कर मुक्ति भूमि क्या थी। और कर मुक्ति भूमि वही है जो सुल्तान किसी मिल्क या भेंट के तौर पर किसी भी वजीर या सैनिक या काजी जो अच्छा काम करता था उसके लिए भेंट में या दी जाती थी, जिस पर कोई कर मुक्त नहीं होता था, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो वो भूमि होती थी कर मुक्त भूमि, ठीक है। तो ये एग्जाम में कुछ समझ आता है। एक बार बता रहा हूँ आपको, सल्तनत काल में भूमि तीन भागों में बांटी गई। आपका खालसा भूमि, आक्ता भूमि या एकता भूमि, या दूसरा कर्मक भूमि, ठीक है। खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो राज्य के अधीन होती थी और जो संपूर्ण आय वहां से मिलती थी, संपूर्ण आय मिलती थी। तो वो सारी संपूर्ण आय जो सुल्तान के राजकोष में जमा की जाती थी, तो उसको क्या बोलते हैं? खालसा भूमि। आक्ता भूमि, एकता भूमि ऐसी भूमि होती थी जो राजपूत सरदार थे, उस सैनिक या प्रशासन के बदले में जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को आवंटित किया जाता था। उस भूमि को क्या बोलते हैं? आक्ता या एकता भूमि बोलते हैं। और करमुक्त भूमि वो ऐसी भूमि होती थी जो सुल्तान किसी मिल्क या इनाम भेंट के तौर पर भूमि का आवंटन करता था, और या किसी वजीर से या किसी भी प्रशासन अधिकारी से को या किसी भी सैनिक को या काजी को या मुफ्ती को जो अच्छा कार्य करता था उसको ये सुल्तान भेंट कर देता था, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ऐसी क्या सी भूमि हो गई? करमुक्त भूमि, ठीक है। नंबर 3 आता है कर्ममुक्त भूमि। कर्ममुक्त भूमि क्या थी? जो आपको मैंने पीछे भी बताया है, कर्ममुक्त भूमि वह भूमि होती थी जो सुल्तान के माध्यम से सुल्तान किसी इनाम या मिल्क या भेंट के माध्यम से या किसी पेंशन के या फिर धार्मिक काम के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी उस भूमि को कर्ममुक्त भूमि कहते थे, और इस भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो ऐसी भूमि को किसको क्या बोलते हैं? कर्ममुक्त भूमि।
अब क्या आता है कि कुछ स्रोतों में पेंशन के रूप में प्रदान की गई जो भूमि को, क्योंकि जो पेंशन की भूमि होती थी उसको भूमि को क्या बोला जाता था, तो वो इनाम भूमि कहकर संबोधित किया गया है। किस भूमि को? जो पेंशन के रूप में। अब आता है इदारत भूमि। ठीक है, इदारत भूमि कैसी थी? इदारत भूमि वह भूमि होती थी जो पेंशन के रूप में प्रदान की जाती थी। कैसी भूमि थी इदारत? पेंशन के रूप में जो प्रदान की जाती थी उसको क्या बोलते हैं? इदारत। और वक्फ, ठीक है, वक्फ भूमि कैसी भूमि होती थी? ये धार्मिक सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को क्या बोलते हैं? वक्फ भूमि कहा जाता है। और ये सब किसके अंतर्गत आती थी? कर मुक्ति की भूमि के अंतर्गत जाते थे। और मोटे तौर पर सल्तनत कालीन की, ठीक है, मोटे तौर पर सल्तनत कालीन की जो संपूर्ण भूमि को दो भागों में बांटा गया है। जो सल्तनत काल की जो मोटे तौर पर संपूर्ण भूमि को, मतलब सभी भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग था खराज भूमि और दूसरा भाग था मवास भूमि। ठीक है, ये दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है जो सल्तनत काल की संपूर्ण भूमि को। ठीक है, दो भागों में कौन कौन सी? खराज भूमि और मवास भूमि। खराज भूमि क्या है? ऐसी भूमि को खराज भूमि कहा जाता था जिसमें नियमित रूप से भूराज, ठीक है, खराज भूमि किसको कहा जाता है? ऐसी भूमि को खराज भूमि कहा जाता था जिसमें नियमित रूप से भूराज प्राप्त होता था। उस भूमि को क्या बोलते हैं? उस भूमि को खराज भूमि बोलते हैं। और मवास भूमि ऐसी भूमि को मवास भूमि कहा जाता था जहां से भूराज प्राप्त नहीं होता। एक सिंपल सी बात है, जो खराज भूमि यहाँ से भूराज प्राप्त होता था और मवास भूमि यहाँ से भूराज प्राप्त नहीं होता था। तो ये कैसी है? खराज भूमि और मवास भूमि। ठीक है, तो इसमें तीसरा आता है आपके में, अब है करमुक्त भूमि। ठीक है, तीसरा करमुक्त भूमि। यह सुल्तान द्वारा, ठीक, सुल्तान द्वारा मिल्क और इनाम, ठीक है, मिल्क भेंट या इनाम उपहार, ठीक है, ये मिल्क और इनाम का मतलब है भेंट या उपहार के रूप में प्रदान की गई भूमि। ठीक है, कर मुक्त भूमि यह सुल्तान द्वारा मिल्क या इनाम या भेंट या उपहार के रूप में जो प्रदान भूमि करी जाती थी उसको कर मुक्त भूमि बोला जाता था। इसमें वक्फ भूमि क्या थी? तो वक्फ भूमि धार्मिक सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी वो क्या बोला जाता था? भूमि को वक्फ भूमि बोलते थे। किसके बदले में? धार्मिक सेवाओं के बदले में जो भूमि दी जाती थी। उसके बाद में आता है इदारत भूमि। ठीक, इदारत भूमि कैसी भूमि थी? इदारत भूमि ऐसी थी जो पेंशन के रूप में प्रदान की गई भूमि थी, उसको क्या बोला था? इदारत भूमि। और वक्फ भूमि ऐसी भूमि थी जो धार्मिक सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसको वक्फ, ठीक है, वक्फ भूमि बोला जाता है। ठीक, और कुछ स्रोतों में पेंशन के रूप में, ठीक है, कुछ स्रोतों में पेंशन के रूप में जो भूमि थी उस भूमि को क्या बोला जाता था? इनाम भूमि कहकर संबोधित की जाती थी। ठीक है, किस स्रोतों में पेंशन के रूप में प्रदान की गई भूमि को इनाम भूमि कहकर भी संबोधित किया गया है। ठीक है, किस नाम से? इनाम भूमि, जो पेंशन के नाम से, पेंशन के रूप में जो प्रदान की भूमि को हम इनाम भूमि कहकर भी संबोधित किया है। अब आता है कि करमुक्त भूमि। सिंपल बताया, करमुक्त भूमि सुल्तान इनाम या मिल्क या भेंट या उपहार के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसको करमुक्त भूमि बोला जाता था। और यह भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद में पूछा जाता है क्वेश्चन वक्फ, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वक्फ भूमि कैसी भूमि है? वक्फ भूमि ऐसी भूमि होती थी जो धार्मिक सेवा के बदले में जो प्रदान भूमि की जाती थी उसको भूमि को कहाँ बोला जाता था? वक्फ भूमि। और उसके बाद में इदारत भूमि कैसी होती थी? इदारत भूमि ऐसी भूमि होती थी जो पेंशन के रूप में के बदले में जो पेंशन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसको इदारत भूमि बोला जाता था। और कुछ स्रोतों में जो पेंशन के रूप में प्रदान की भूमि को हम इनाम भूमि कहकर भी संबोधित किया जाता है और संबोधित किया गया है। और इन्हीं मोटे तौर पर सल्तनत काल की संपूर्ण भूमि थी, मतलब सभी भूमि दो भागों में बांटी गई।
एक भूमि थी खराज भूमि और दूसरी थी मवास भूमि। ठीक है, वर्ग गया। खराज भूमि कैसी थी? खराज भूमि ऐसी भूमि को खराज भूमि को बताया गया जिसमें नियमित रूप से भू राज प्राप्त होता था। ठीक है, ये कैसी भूमि थी? खराज भूमि। और मवास भूमि कैसी थी? ऐसी भूमि को जो मवास भूमि बताया गया जो नियमित रूप से भू राज प्राप्त नहीं किया था। अब जो आता है आपका, ये आता है कर मुक्त भूमि क्या है। ठीक, कर मुक्त भूमि क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या वक्फ भूमि क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या इदारत भूमि क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या खराज भूमि क्या है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मवास भूमि क्या है इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक प्रश्न दे देंगे कि जैसे आपने आपको दे दिया आपको कर मुक्त भूमि, जैसे पीछे भी उसमें खालसा भूमि। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। खालसा भूमि कैसी है, उसके बाद में आक्ता या एकता भूमि कैसी है, कर मुक्त भूमि कैसी है। तो आपको पता है कि खालसा भूमि वो भूमि थी जो राज्य के अधीन आती थी और जो संपूर्ण जो आय प्राप्त होता था वो सुल्तान के राजकोष में जमा होता था। ठीक है, सिंपल सी बात है, खालसा भूमि थी। और एकता या आक्ता भूमि कौन सी थी? आक्ता या एकता भूमि वह भूमि होती थी जो तुर्क सरदार थे, जो राजस्थान जो सुल्तान के राजस्व के तुर्क सरदार थे, जो सैनिक व एवं जो प्रशासनिक के बदले में जो उनको आवरण भूमि की जाती थी उसको क्या बोलते हैं? आक्ता एकता भूमि बोले जाते हैं। और कर मुक्त भूमि कैसी थी? कर मुक्त भूमि वो भूमि होती थी जो सुल्तान किसी को भेंट या मिल्क या इनाम के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी उसको कर मुक्त भूमि कहा जाता था, जो इस पर कोई टैक्स नहीं होता था। और उसके बाद में वक्फ भूमि क्या थी? वक्फ भूमि धार्मिक सेवाओं के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी उसको वक्फ भूमि कहा जाता है। और इदारत भूमि कैसी थी? इदारत भूमि वह भूमि होती थी जो पेंशन के रूप में प्रदान की गई जो भूमि की जाती थी, पेंशन के रूप में जो प्रदान की जाती थी उसको हम इदारत भूमि बोलते हैं। ठीक है, और कुछ स्रोतों में पेंशन के रूप में जो प्रदान की भूमि को हम इनाम भूमि कहकर भी सम्मिलित किया जाता है। और सतन काल में संपूर्ण भूमि दो भागों में बांटी गई। एक भाग था आपका खराज भूमि और दूसरा भाग था आपका मवास भूमि। ठीक है, खराज भूमि ऐसी भूमि को खराज भूमि बोला जाता था जो नियमित रूप से भू राजस्व, ठीक है, नियमित रूप से भू राजस्व प्राप्त होता था, उस भूमि को हम खराज भूमि बोलते थे। और मवास भूमि ऐसी भूमि होती थी और ऐसी भूमि को मवास भूमि बोला जाता है जिससे नियमित रूप से भू राजस्व प्रदान नहीं होता था, उसको क्या बोलते हैं? मवास भूमि। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आता है कि इसी में कि सदनकालीन भूमि व्यवस्था तथा राज व्यवस्था इस्लामी विचारधारा एवं सदनकाल के पूर्व में भारत में प्रचलित देसी परंपरा का मिश्रित थी। ठीक है, पूर्व में, क्योंकि जो ये जो आपका भूमि व्यवस्था जो राज्य व्यवस्था थी यह इस्लामी विचारधारा एवं सदनकाल के पूर्व में भारत में प्रचलित देसी, ठीक है, प्रचलित देसी परंपरा का मिश्रित थी। और तुर्क शासकों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया। यह व्यवस्था बगदाद के मुख्य काजी अब्दू या के द्वारा लिखी गई पुस्तक किताबुल खराज पर आधारित है। ठीक है, इसके किताबुल खराज पर आधारित है। सल्तनकालीन में, ठीक है, सल्तनकालीन में भूमि व्यवस्था एवं राज व्यवस्था इस्लामी विचारधारा एवं सकल काल के पूर्व में भारत में प्रचलित देसी परंपरा का मिश्रण थी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भूमि व्यवस्था थी और राज्य व्यवस्था थी, यह व्यवस्था इस्लामी विचारधारा एवं सकल काल में पूर्व में भारत में जो प्रचलित देसी परंपरा थी वो मिश्रित थी। एक तो आपकी इस्लामी परंपरा के अनुसार और एक आपकी भारत में देसी परंपरा का मिश्रण थी, जो आपकी भूमि व्यवस्था वो राज व्यवस्था थी। अब इसमें तुर्क शासकों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधित सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, क्योंकि तुर्क सरदार थे और तुर्क शासक थे जो सुल्तान थे, उसने क्या करा? इस्लामी अर्थव्यवस्था, ठीक, इस्लामी अर्थव्यवस्था को संबंधित को सिद्धांत को इन्होंने अपनाया। ठीक, यह व्यवस्था बगदाद के मुख्य काजी जिसका नाम है अबू याकूब, ठीक है,
जो बगदाद के ये व्यवस्था जो अपनाई थी, ये व्यवस्था बगदाद के जो मुख्य काजी थे अबू याकूब द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जिसका नाम है किताबुल खराज। ठीक, क्या नाम है? किताबुल खराज पर आधारित है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले कोई इसमें नियम नहीं था, जैसे कोई भी टैक्स ले लेता था और कोई भी जो भू राजस्व वसूलता था, तो इसका कोई निश्चित नहीं था। ये अलाउद्दीन के शासन काल से पूर्व पहले, क्योंकि पहले कोई अनुमान के अनुसार जो भू राजस्व पर टैक्स लिया जाता, अनुमान के अनुसार टैक्स लिया जाता था। और अलाउद्दीन के बाद में क्या हुआ, भू राजस्व की जो वसूली की जाती थी, जिस सामान्य बटाई या गल्ला बख्शी कहा गया था। और इस पद्धति पर राजस्व वसूली 3 प्रकार की थी, जिसमें खेत बटाई, लाख बटाई और रास बटाई, ठीक है, द्वारा की जाती थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व वसूली की नस्क और आपका कनकुत प्रथा, ठीक है, नक्श और कनकुत प्रथा को मान्यता दी थी, और जिसके तहत ये अनुमान द्वारा भू राजस्व वसूली के बल पर अनाज के रूप में की जाती थी। क्योंकि अनाज के रूप में भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अनाज के रूप में भी की जाती थी, भू राजस्व की जो वसूली की जाती थी। उससे पहले क्या था, उससे पहले अनुमान के द्वारा और अनुमान के माध्यम से भू राजस्व किया जाता था। क्योंकि नियम ये था, कहीं पर अकाल पड़ गया तो कहीं पर नहीं पड़ा, कहीं अच्छी खेती होती है, कहीं अच्छी खेती नहीं होती है, नहीं होती थी, तो क्या था कि वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो मजदूर थे, जो काम करते थे, वहाँ की दिक्कत आती थी। क्योंकि अनुमान के अनुसार तो आप अंदाजा ही लगा सकते। तो इसने क्या करा कि इसने एक नस्क, एक कनकुत की प्रथा करी, और इसने एक ये नियम चलाया कि अनाज जो भूमि राजस्व है, ठीक है, वो अनाज के बदले में अनाज भी दे सकता है। और अनाज के रूप में की जाती थी, जो वसूली की जाती थी किसके? अलाउद्दीन खिलजी काल में। अब एक बार देख लें कि सल्तनत कालीन में भूमि व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्था इस्लामी विचारधारा एवं सल्तनत काल में पूर्व में भारत में प्रचलित, क्योंकि किसकी कैसी व्यवस्था? इस्लामी विचार व्यवस्था। ठीक, कहाँ पर? जो सल्तनत काल में, और दूसरे में देसी परंपरा। 2 हो गई, एक तो हो गया आपके इस्लामी विचारधारा, और दूसरी हो गई आपके भारत में प्रचलित थी कैसी व्यवस्था थी? देसी परंपरा। और आपके संत काल में कैसी व्यवस्था थी? इस्लामी विचारधारा। तो इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कैसी व्यवस्था बन गई? मिश्रित व्यवस्था। ठीक, एक तो आपके इस्लाम विचारधारा और देसी परंपरा का मिश्रण थी। ठीक है, दो हो गई आपके व्यवस्था, भूरा व्यवस्था और राय व्यवस्था, इस्लाम विचारधारा और आपका देसी परंपरा का मिश्रण थी। ठीक है, सल्तनत काल में जो व्यवस्था थी प्रचलित थी। ठीक, और तुर्क शासकों ने शुरू में स्टार्टिंग में आया, तुर्क शासकों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया। कैसे सिद्धांत को? इस्लामी, ठीक है, इस्लामी अर्थव्यवस्था सिद्धांत संबंधी सिद्धांत को अपनाया। किसने? तुर्क शासकों ने। और यह व्यवस्था जो सर्वप्रथम जो लागू करी थी, ये प्रथम ने चुनी थी, जो बगदाद का एक मुख्य काजी था, जिसका नाम था अब्बू याकूब द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, जिसका नाम है किताबुल खराज पर आधारित थी। किस पर? किताबुल खराज पर आधारित थी ये अर्थव्यवस्था, जो भूमि व्यवस्था और राय व्यवस्था थी, जिसमें इसका वर्ण है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व, ठीक है, सुल्तान किसके? अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व, मतलब पहले पूर्व के सुल्तानों ने अनुमान द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? अनुमान के माध्यम से ही वसूल करते थे। अनुमान द्वारा भू राजस्व वसूली की थी। ठीक है, भू राजस्व वसूली की थी अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व, मतलब पहले कोई अनुमान के माध्यम से जो भू राजस्व वसूली करते थे, जो सुल्तान बने थे, जिसे सामान्य बटाई और गल्ला बख्शी, ठीक है, सामान्य बटाई या गल्ला बख्शी कहा गया। किस? क्या? बटाई या गल्ला बख्शी, जो अनुमान के माध्यम से जो सुल्तान, जो शासक जो वसूलते थे भू राजस्व, तो उसको जिसे सामान्य रूप से कहा गया बटाई व गल्ला बख्शी कहा गया। और इस पद्धति द्वारा राजस्व वसूली, क्योंकि इस पद्धति द्वारा राजस्व वसूली 3, ठीक है, कितने? 3 प्रकार की, जिसमें आपके खेत कटाई और आपका
लांग कटाई और दूसरा रास कटाई। ठीक, 3 प्रकार की वसूली होगी। तो राजस्व की 3 प्रकार की खेत बटाई, लांग बटाई, रास बटाई द्वारा की जाती थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व वसूली के लिए क्या नक्श या नकपूत प्रथा को मान्यता दी थी। नक्श या नकपूत प्रथा कैसी प्रथा थी? ये ऐसी प्रथा थी जिसके तहत अनुमान द्वारा भू राजस्व वसूली के बल पर अनाज के रूप में की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो जो भूमि व्यवस्था व राज व्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी? मिश्रित थी, जो आपकी इस्लाम विचारधारा पर और भारत में आपकी देसी परंपरा पर। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद में तुर्क सरदारों का संबंधित तुर्क सरदारों का जो अर्थव्यवस्था थी कैसी थी? तो ये इसने जो तुर्क सरदार थे इस्लाम को मानते थे, तो सिंपल सी बात है, तो इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया था। किसने? तुर्क शासकों ने। ठीक, और यह व्यवस्था यह व्यवस्था में इसका उल्लेख है किसकी थी? जो बगदाद का मुख्य काजी था अब्बू याकूब, जो किताब लिखी थी उसने किताबुल खराज पर आधारित थी यह व्यवस्था। ठीक, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व क्या था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व जो भू राज व्यवस्था थी अनुमान के माध्यम से भू राजस्व लिया जाता था, जिसे सामान्य बटाई या गल्ला बख्शी कहा जाता है। और इस पद्धति द्वारा 3 प्रकार की, ठीक है, इस पद्धति द्वारा 3 प्रकार से खेत बटाई नंबर 1, नंबर 2 लाख बटाई और नंबर 3 राज बटाई द्वारा की जाती थी। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व वसूलने के लिए क्या एक प्रथा चलाई थी, कनकुत प्रथा और नक्श प्रथा को मान्यता दी थी, और जिसके अनुमान द्वारा भू राजस्व वसूली के लिए बल के रूप में अनाज के रूप में प्रदान किया था। ठीक है, अनाज के रूप में की जाती थी जो भू राजस्व व्यवस्था थी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया है। और उसके बाद में जो अनाज के रूप में ये, क्योंकि ये सल्तनत काल में अनाज तथा नगद दोनों के रूप में, क्योंकि जो वसूली की जाती थी, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, वसूली जो की जाती थी अनाज व नगद, ठीक है, क्योंकि भू राजस्व वसूली, क्योंकि क्या था अलाउद्दीन खिलजी के बाद में हुआ ये अनाज व नगद के रूप में दोनों प्रकार की जो भू राजस्व वसूली की जाती थी। आप अनाज भी दे सकते हैं, आप नगद के मतलब जो टंका है, जो मुद्रा चलती थी, मुद्रा के माध्यम से भी दे सकते हैं और आपके अनाज के माध्यम से भी दे सकते हैं, जो सल्तनत काल में अनाज के रूप में वसूल की जाती थी। और सल्तनत युग में इल्तुतमिश द्वारा किए गए शुद्ध अरबी की पद्धति के सिक्के, चांदी का टंका तथा तांबे का छिलका नामक जो सिक्के थे, ये विनिमय मतलब आदान प्रदान जो चलते थे के रूप में मुख्य माध्यम रहे थे। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में। सल्तनत काल में जो मैंने पीछे बताया कि सल्तनत काल में नगद, ठीक है, नगद और अनाज, ठीक, कैसे? नगद और अनाज दोनों के रूप में वसूली की जाती थी। और सल्तनत युग में, ठीक है, किस विषय में? जो सल्तनत युग में नगद व अनाज के रूप में वसूली की जाती थी दोनों के माध्यम से। ठीक, और एक बात और कि सल्तनत युग में इल्तुतमिश, ठीक है, सल्तनत युग में इल्तुतमिश द्वारा जो जारी किए गए थे शुद्ध अरबी के सिक्के और आपके शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के और आपके चांदी का टंका और तांबे का चीतल नामक जो सिक्के थे, ये विनिमय के मुख्य माध्यम थे। ठीक है, कौन कौन से? शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का चीतल था जो इल्तुतमिश ने चलाया था। ये नामी सिक्के थे विनिमय के मुख्य माध्यम रहे थे। ठीक है, उसके बाद में इतिहासकार वर्णी ने 2 नए, ठीक है, जो इतिहासकार वर्णी है उन्होंने 2 नए सिक्कों का भी जिक्र किया है। जो सिक्का था दंग और तथा दिरहम। ठीक है, 2 सिक्कों जिक्र किया था वर्णी ने, दंग और दिरहम। अब इसमें सिक्कों का जो विनिमय दर था दंग और दिरहम का, 1 टन का बराबर कितने होते थे? 48 जीतल। ठीक है,
कितने होते थे? 1 टन का बराबर 48 जीतल होते थे, और 48 जीतल बराबर 192 दंग होते थे, और 192 दंग बराबर 490 दीर्घम होते थे। ठीक, और भू राजस्व वसूली की जो मिश्रित प्रणाली को, ठीक है, जो भू राजस्व की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई क्या कहा गया? जो मिश्रित प्रणाली थी आपकी भू राजस्व की, उसको क्या बोला गया? मुक्ताई कहा जाता था। और जो भूमि माप द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर भू राजस्व वसूली की प्रणाली को मसाहा, जब क्षेत्रफल के आधार पर जो भू राजस्व की वसूली की जाती थी क्षेत्र के आधार पर, उसको बोला जाता था मसाहत। और आपका मिश्रित प्रणाली को, जो भू राजस्व की मिश्रित प्रणाली, उसको बोला जाता मुक्ताई कहा जाता था। तो इसमें क्या था कि दिल्ली सल्तनत काल में एक तो अनाज और नगद दोनों के रूप में वसूली की जाती थी। और इल्तुतमिश के जो दिल्ली ये सल्तनत काल में इल्तुतमिश था, उसने चांदी का टंका और शुद्ध अरबी के पद्धति के सिक्के और तांबे का जीतल, ये जो सिक्के थे ये विनिमय के माध्यम रहे थे। किसके? इल्तुतमिश के। और इसमें इसका जो विनिमय दर था ये था 1 टन का बराबर 48 जीतल, 48 जीतल बराबर 192 दंग, और 192 दंग बराबर 490 दिरहम। क्योंकि वर्णी ने 2 अन्य सिक्के का भी विवरण दिया है, जो एक दंग था और दूसरा था दिरहम, जिसकी जो विनिमय दर बताई आपको मैंने। 1 टन का बराबर 48 जीतल, और 48 जीतल बराबर 192 टन दंग, और 192 दंग बराबर 490 दीर्घम। ठीक है। और जो मिश्रण प्रणाली थी भू राजस्व की, जो आपको बताई थी देसी परंपरा और जो इस्लामी आधार पर, उसको मिश्रित अपनाई थी। और तुर्क सावधानी में जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी वो इस्लामी। ठीक है, तो 2 हो गई। तो जो मिश्रित भू राजस्व व्यवस्था को, उसको बोला गया है मुक्ताई। ठीक है, मुक्ताई कहा गया था। और जो भूमि के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर जो भू राजस्व वसूल करने की प्रणाली थी, उसको बोला था मसाहा। क्या बोला गया है? मसाहा। अब देखें, सल्तनत काल में अनाज तथा नकद दोनों रुपए में वसूली की जाती थी। ये अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा हो जाता है क्वेश्चन, कि सल्तनत काल में जो वसूली की जाती थी वो अनाज के माध्यम से की जाती थी, नकद के माध्यम से की जाती थी, इन दोनों में से दोनों। तो ये बहुत क्वेश्चन हो जाता है, अनाज के माध्यम से वसूली की जाती थी और नकद के रूप में भी दोनों ये वसूली की जाती थी, जो सल्तनत काल में थी। अब आता है कि सल्तनत युग में इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने जारी किए थे सिक्के, आपके शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के। सिक्के कैसे? शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ठीक, जो नामक सिक्के थे विनिमय, मतलब जो वस्तुएं लेते थे, विनिमय के मुख्य माध्यम रहे थे। जो हम किसी वस्तु ले थे, ये विनिमय के माध्यम थे। कौन? शुद्ध अरबी के सिक्के भी हम कुछ सामान ले सकते हैं, चांदी का टंका भी सामान ले सकते हैं, और तांबे का जीतल भी सामान ले सकते हैं। ये विनिमय का मतलब होता है कि इस चीज को हम जैसे किसी चीज को लें और वहां से कोई वस्तु मिले, तो आदान प्रदान। ठीक है, विनिमय के मुख्य माध्यम रहे थे। किसके? इल्तुतमिश के। जो सल्तनत युग में इल्तुतमिश के सिक्के जो जारी किए गए थे। अब आता है कि इतिहासकार जो वर्णी, ठीक है, किसने? वर्णी ने 2 अन्य सिक्के का भी जिक्र करा है। कितने? 2 अन्य सिक्के, जिसमें सिक्का था दंग और दूसरा सिक्का था दिरहम। ठीक है, वर्णी ने इसका उल्लेख किया है इसमें, वर्णी ने उल्लेख किया है 2 सिक्के का, दंग तथा दिरहम का उल्लेख भी किया है। किसने? इतिहासकार जो वर्णी थे। ठीक, और इसका विनिमय दर था आपका 1 टन का बराबर 48 जीतल, 48 जीतल बराबर 192 दंग, और 192 दंग बराबर 490 दिरहम। ठीक है, मिलते हैं। और उसके बाद में भू राजस्व वसूली की मिश्रित प्रणाली। कौन सी प्रणाली? मिश्रित प्रणाली। वही प्रणाली आपकी इस्लामी विचारधारा प्रणाली, और भारत में कैसी? देसी परंपरा पर मिश्र जो दोनों मिलकर मिश्रित प्रणाली बोली थी। तो उस मिश्रित प्रणाली क्या बोला जाता है? मुक्ताई। क्या बोला जाता है? मुक्ताई कहा जाता है। किसको? भू राजस्व वसूली की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई प्रणाली, मतलब मुक्ताई कहा जाता है। और उसके बाद में भूमि माप के द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, इसके भूमि माप के द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर भू राजस्व की वसूली प्रणाली को क्या बोला जाता है? मसाहा। ठीक, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मिश्रण प्रणाली क्या बोलता है? मुक्ताई।
और भूमि माप के द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर भू राजस्व वसूल की जाती है, उसको क्या कहता है, मक्सदाई। अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं, सदन काल में वसूली कैसे करी जाती थी, नगद करी जाती थी और अनाज के दोनों तरह की ये वसूली की जाती थी। फिर जो विनिमय दर थी किसके शासनकाल में, कौन था जिसकी विनिमय दर चांदी का आपका टंका और आपका तांबे का जीतल और सुदर्वी सिक्के की जो विनिमय दर थी ये माध्यम था किसके शासनकाल, किसके कौन शासक था, तो कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इनके मुख्य माध्यम रहे। और वर्णी ने 2 अन्य सिक्कों का जिक्र करा है जिसमें दंग सिक्का और आपका दिरहम सिक्का का विवरण दिया है किसने, वर्णी इतिहासकार थे। ठीक, और इसका भी विनिमय दर है एक टंका बराबर 48 जीतल, 48 जीतल बराबर 192 दंग और 192 दंग बराबर 490 दीर्घम। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और भू राजस्व की जो मिश्र प्रणाली को क्या बोला जाता था, तो क्या बोला जाता था, मुक्ताई कहा जाता था। ठीक, और भूमि माप के द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर जो भू राजस्व वसूली की जाती है उस प्रणाली को क्या बोला जाता है, मसात प्रणाली। क्या बोला जाता है, मसात प्रणाली। ठीक है, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपको मैंने बताया था मसाहत, ठीक है, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत द्वारा अर्थात भूमि की माप द्वारा राजस्व वसूला था। किसने, अलाउद्दीन ने सबसे पहले मसाहत द्वारा, ठीक है, जो आपको बताया मसाहत द्वारा अर्थात भूमि की माप द्वारा राजस्व वसूला था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आपको बताया कि मैंने मसाहत क्या था कि भूमि माप, ठीक है, मसाहत क्या था कि भूमि की जो माप द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, मसाहत क्या था कि भूमि की माप द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर भू राजस्व वसूली की प्रणाली को क्या बोला जाता था, मसाहत। और मसाहत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत के माध्यम से भूमि की माप द्वारा राजस्व वसूला था। किसने, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत कुछ समझ जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 36 वर्ग गज का 1 बीघा, कितना, 36 वर्ग गज का 1 बीघा, ठीक, और 20वें भाग को 1/20वां को इकाई माना था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 36 वर्ग गज का 1 बीघा और 20वें भाग का 1/20वां को इकाई माना था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक बात और, शरीयत के धार्मिक के रूप में, इसलिए बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन बता दिया इसी में, आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो कर के माध्यम से जो प्रमुख कार्य हैं उसके बारे में सभी डिटेल बताऊंगा आपको कि शरीयत के धार्मिक के रूप में जो कर का उल्लेख करा है जकात का, ठीक है, शरीयत के धार्मिक के रूप में जकात कर का उल्लेख तथा और धर्मनिरपेक्ष कर के रूप में किस किस का वर्ण किया गया है, जजिया का वर्ण किया गया है, खुम्स का वर्ण किया गया है, खराज का वर्ण किया गया है, नामक करों का उल्लेख मिलता है। और ये सब कर किसने लगाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखो जजिया, खुम्स, खराज ये का राजा है, ये किसने लगाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। और शरीयत के आधार पर किसने लगाया था, जकात कर, फिरोज शाह तुगलक ने। और धर्म निरपेक्ष के रूप में जो कर किसे लगाया था, जैसे जजिया कर, खुम्स कर, खराज कर, ये धर्म निरपेक्ष के रूप में कर लगाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा था मसाहत क्या है। मसाहत क्या है, भूमि की माप द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर जो भू राजस्व वसूला जाता था उसको क्या बोला जाता है, मसाहत बोला जाता है। और सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत द्वारा अर्थात भूमि की माप द्वारा राजस्व वसूला था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने 36 वर्ग गज का 1 बीघा माना और 20वें भाग को 1/20वां माना, को इकाई माना था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद में शरीयत के आधार पर जो शरीयत में धार्मिक के रूप में जकात का उल्लेख मिलता है और तथा धर्मनिरपेक्ष के रूप में जजिया, खुम्स और आपका खराज जो नामक करों का जो उल्लेख मिलता है ये किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था।
और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बता दें और कमेंट कर लाइक करें वीडियो को। और ये मैंने पूरा किया है। जो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने बताया था, सल्तनतकालीन भूमि व्यवस्था, सल्तनतकालीन भूमि व्यवस्था एवं राज व्यवस्था, जिसमें खालसा भूमि क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में आक्ता भूमि या एकता भूमि ये क्या है, कर्ममुक्त भूमि क्या है, ये सवाल पूछा जाता है। ये थोड़ी में पूछ जाते हैं सवाल अक्सर। उसके बाद में खराज भूमि क्या है, मवास भूमि क्या है और मवास भूमि क्या है। उसके बाद में मिल्क या इनाम क्या है, मिल्क इनाम भेंट व उपहार है। और इजाजत भूमि क्या है, पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि। और वक्फ भूमि क्या है, धार्मिक सेवा के बदले में जाने वाली भूमि। ठीक है। और इलाहाबाद खिलजी के पूर्व कोई ऐसा नाप नहीं था और इलाहाबाद खिलजी के माध्यम से ही, जिससे उससे पहले क्या था, बटा या बक्सा गल्ला बक्सी कहा जाता था। ये किताब लिखी गई है, उस किताब में उसका मूल्य मिलता है जो अब्बू याकूब की पुस्तक है किताबुल खराज में। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के मामले में और भूमि व्यवस्था और राज व्यवस्था के बारे में उसमें उल्लेख मिलता है। और काफ़ी जो बताया है मैंने, वो क्वेश्चन जो बताए हैं आपके, सिक्का चलाया था, वर्णी ने बोला था नए सिक्का का भी जिक्र होता है, दंग और दीर्घम। ठीक है, उसके बारे में बताया। अब मैं आपके वीडियो बनाऊंगा जो सल्तनत काल के, जो सल्तनत काल के जो वसूल किए जाने जो वाले जो प्रमुख कर थे, उसके बारे में आपको मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और पूरे वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को फायदा मिले। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें और शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंडों पे, जिससे उनको भी लाभ मिले। धन्यवाद।